जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको मृत्युंजय रिसर्च सेंटर में। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बिहार दारोगा का 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। और दोस्तों ये यकीन मानिए ये काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेट है। और ये जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, ये रुक्मिणी जो प्रकाशन है उसी का है, तो उसमें भी ये अच्छा सेट है दोस्तों। ठीक है, तो ये हम आज पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, और कैसे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आज का पहला प्रश्न है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट मतलब महान अलेक्जेंडर के नाम से प्रसिद्ध सिकंदर भारत में कुल कितने महीने तक रहा? तो उसने भारत में कुल 19 महीने तक रहा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 19 महीना। अगला प्रश्न है कि सप्त रथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने कहाँ पर करवाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महाबलीपुरम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाबलीपुरम। प्रश्न संख्या 3 है कि भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक मोहम्मद गौरी का माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का भारत में जो संस्थापक हो जाएगा, ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न संख्या 4 है कि मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? तो मुगल काल में जो सर्वाधिक मनसबदार थे वो औरंगजेब के काल में थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, औरंगजेब। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं दोस्तों। 5 है कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद को महिलाओं ने भी सुशोभित किया। बताइए निम्नलिखित में से कौन से पद से संबंधित नहीं है? तो ये बताना है। तो और ये सुचेता कृपलानी इसमें नहीं हो जाएगी, और विजय लक्ष्मी पंडित, यानी कि 2 4 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर की गांधी इरविन समझौता को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। और ये 1931 में हुआ था दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 7 है कि विश्वस्त मूल सिद्धांतों के आधार पर विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात करने का प्रयास करने वाला प्रथम विद्वान निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अरस्तु। ऑप्शन सी, अरस्तु। प्रश्न संख्या हम लोग 8 देखते हैं कि 8 क्या बोल रहा है। 8 है कि संकोच जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन देशों की संयुक्त परियोजना है? तो संकोच जल विद्युत परियोजना बताना है कि किन देशों की है। तो भारत और भूटान हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल फिलहाल में चर्चा में भी कुछ रहा था दोस्तों। प्रश्न संख्या हम लोग अगर बढ़ते हैं 9 शायद हुआ कि रिएक्टर स्केल पर हम लोग भूकंपीय तीव्रता को मापते हैं। तो पहला का 3 हो जाएगा, ए का। ठीक है, ब्यूफोर्ट पर क्या नापते? तो ब्यूफोर्ट पर हवा की गति, यानी कि इसका 4 हो जाएगा। केल्विन पर हम लोग परम ताप, ऑप्शन इसका 2 हो जाएगा सूची। और मिली बार स्केल में हम लोग दाब को मापते हैं, जिसको आप लोग अच्छे से मैच कर लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान सभा में किस देशी रियासत का प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हैदराबाद। अगर पूछ दिएगा कि हैदराबाद के कुल कितने उस समय संविधान सभा में सीट थी, तो ये 7 हो जाएगा, जो कि उस समय का सबसे बड़ा रियासत थी। प्रश्न संख्या 11 है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है दोस्तों, ये आयरलैंड से लिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो ये 91 के कम में इसका है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा 19(1) में क्या है, कम है, अभिव्यक्ति की आज़ादी। प्रश्न संख्या 13 है कि संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है?
तो ये संसद में किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, संसद। 14 नंबर प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रबंध में रह सकता है। तो ये कब तक रह सकता है ये बताना है। तो ये 2 माह तक रह सकता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 2 माह। ठीक है। अगले प्रश्न 15 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने अपनी पहली बार लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई थी। तो ये 1961 में दहेज निषेध विधेयक में बुलाए थे। ऑप्शन बी हो जाएगा 1961। प्रश्न संख्या 16 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो ये बिहार हो जाएगा दोस्तों, 1107 है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी। सबसे कम पूछेगा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, वहाँ 17 है। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं कि विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस निकाय का वार्षिक प्रकाशन है। तो ये किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी होता है ये बताना है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ये विश्व बैंक के द्वारा जारी होता है प्रत्येक वर्ष, विश्व विकास रिपोर्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब क्या होता है। ठीक है। तो जब मुद्रा का जो विनिमय दर है वो गिर जाएगा तो मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 19 नंबर प्रश्न है कि कागज की मुद्रा जारी करने वाला देश का पहला देश कौन है। तो कागज की बात आएगा तो इसको आंख मूंद कर आप लोग ऑप्शन सी पर लगाइए, चीन। ठीक है। ऑप्शन सी इसका हो गया राइट आंसर, चीन। ठीक है। 20 नंबर प्रश्न है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो बिक्री कर जो है दोस्तों ये राज्य सरकार लगाता है, आय कर है ये राज्य सरकार नहीं, ये केंद्र सरकार लगाता है, यानी कि ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर है कि अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है। तो अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय ये बना है। तो ऑप्शन देखिए इसका एक क्या है कि करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संपर्क ना हो। जैसे कि जीएसटी जो हम लोग भरते हैं, जो हर एक पब्लिक भरता है, उस डायरेक्ट सरकार को ना भर के हम लोग सामान पर ही जीएसटी दे देते हैं, तो ये अप्रत्यक्ष कर हो गया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 22 है कि विश्व के बच्चों का भविष्य, ठीक है, अ फ्यूचर फॉर वर्ल्ड्स चिल्ड्रेन किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो ये हो जाएगा WHO, ठीक है, यूनिसेफ और द लैंसेट। तो ऑप्शन तीनों सही है, 1 2 3, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निवेश निर्गत विश्लेषण प्रायः क्या कहलाता है। निवेश निर्गत विश्लेषण प्रायः क्या कहलाता है ये बताना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा लागत लाभ विश्लेषण, ऑप्शन ए लागत लाभ विश्लेषण। 24 नंबर प्रश्न है कि सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया। तो किसको गठन किया ये बताना है। तो इंश्योरेंस देखिए बीमा व्यवसाय नियमन है, तो इसको आप लोग ऑप्शन से भी पकड़ सकते हैं। तो इंश्योरेंस नियामक एवं विकास प्राधिकरण, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। कौन सा समय का मात्रक नहीं है। तो प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों ये दूरी का मात्रक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है कि पिंड का भार शून्य होता है, शून्य नहीं होगा। ठीक है। पिंड का भार शून्य नहीं होगा, कहाँ पर भार शून्य नहीं होगा ये बताना है। तो जब घर्षणहीन सतह पर, यानी कि किसी घर्षणहीन सतह पर, ये ऑप्शन डी हो जाएगा, किसी घर्षणहीन सतह पर उसका भार शून्य नहीं होगा। ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर देखते हैं
कि किसी पदार्थ का वह केंद्र जहाँ उसका संपूर्ण भार प्रभावित होती है तो वो क्या कहलाती है। फिर से समझिए, किसी पदार्थ का वह केंद्र जहाँ उसका संपूर्ण भार प्रभावित होती है क्या कहलाती है, डिफिनेशन पूछा गया, तो इसे गुरुत्व केंद्र कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है कि एक ठोस वस्तु को द्रव में पूर्णतः डुबोया जाता है तब उसका भार कम प्रतीत होता है। वस्तु के ऊर्ध्व बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठोस वस्तु के घनत्व। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठोस वस्तु का घनत्व। ठीक है, अब अगले प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चुनाव कीजिए। तो सही कथन का चुनाव करना है, तो देखिए इसका क्या क्या राइट आंसर होगा ये बताना है। ठीक है, तो खसरा जीवाणु से होता है, जो कि बिल्कुल सही है ना, खसरा जीवाणु से नहीं होता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, ये तो बिल्कुल सही है। टाइफाइड भी ये जीवाणु से, टाइफाइड जो है किससे होता है, जीवाणु से होता है। कुष्ठ रोग विषाणु से ना, कुष्ठ रोग विषाणु से नहीं होते, ये भी जीवाणु से ही होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो एक मतलब 2 और 3 ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 3। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 1 ग्राम ईंधन के जलाने से मुक्त ऊष्मा क्या कहलाता है। तो 1 ग्राम जब ईंधन जलाएंगे तो उसमें से जो मुक्त ऊष्मा होगा उसको क्या कहेंगे ये बताना है। तो इसको ऊष्मीय मान कहते हैं, ऊष्मीय मान। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऊष्मीय मान। 31 नंबर प्रश्न है कि मोटर वाहन के पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण क्या है। तो ये आसान प्रश्न है, उत्तल दर्पण। ठीक है, हेडलाइट में अवतल दर्पण हो जाता है। प्रश्न संख्या 32 है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तो उसके तरंगदैर्घ्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य। 33 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे खराब चालक है। सबसे अच्छा नहीं पूछा गया, सबसे खराब चालक है, तो ये कार्बन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है, और ये भी यार सबसे अच्छा कौन है, तो चांदी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 34 देखते हैं कि एक शुष्क सेल में कौन सा ऊर्जा होता है। तो एक शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा। प्रश्न संख्या 35 है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम अनियंत्रित है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर है, आधारित है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 36 देखते हैं कि टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता है, तो इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है कि पृथ्वी का वक्राकार होना। क्या कारण है, पृथ्वी का वक्राकार होना, वक्रता। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी था उसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं कि वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो, तो वो क्या कहलाते हैं। वो कौन सा तत्व है, ये कण है, ये भी बताना है। तो इसका राइट आंसर बताएं तो ऑप्शन ए हो जाएगा, परमाणु उसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो हो जाएगा दोस्तों, ये मोसले का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मोसले। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं कि हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक यानी कि आइसोटोप को क्या कहते हैं। तो हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को क्या कहते हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो इसे ट्रिटियम कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, ट्रिटियम। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हैबर की प्रक्रिया किसके विनिर्माण में प्रयुक्त होता है। तो ये अमोनिया हो जाएगा दोस्तों, नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया हो जाएगा, अमोनिया। हैबर की प्रक्रिया बोला गया तो उसमें अमोनिया हो जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 41 देखते हैं कि रस्ट यानी कि जंग का रासायनिक संरचना लगभग क्या है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, प्रश्न संख्या 42 देखते हैं कि पेंसिल का लेड है। तो पेंसिल का जो लेड होता है वो ग्रेफाइट का होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा गया है।
तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, NaOH। प्रश्न संख्या 44 है कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है कि जीव कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होता है, क्योंकि उसमें होता है, मतलब जीव कोशिका में क्या होता है ये पूछा गया है। तो कोशिका भित्ति नहीं होती है, बिल्कुल सही है। हरित लवक नहीं होता, ये भी सही है। तारक केंद्र होते हैं, तो तारक केंद्र तो होते हैं, ठीक है, ये भी सही है। अगला है कि हीमोग्लोबिन होते हैं, ठीक है, तो ये भी होते हैं। हालांकि इसका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस दुनिया भर में कब मनाया जाता है? तो विश्व युवा कौशल दिवस दुनिया भर में हम लोग 15 जुलाई को मनाते हैं। ये प्रश्न मैथ का प्रश्न है, इसको आप लोग खुद से कीजिए। अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम इसको ज़रूर टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे इसका आंसर और सॉल्यूशन। प्रश्न संख्या 48 है कि खाद्य पदार्थों को हम किस इकाई में मापते हैं? तो खाद्य पदार्थों को हम लोग कैलोरी में मापते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है कि कौन विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है ये बताना है। तो गाजर में पाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, गाजर। 50 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जलवाहित रोग है? जलवाहित रोग है ये बताना है। तो दस्त हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दस्त। 51 नंबर प्रश्न है कि घटते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व हैं, तो घटते हुए क्रम में बताना है, ठीक है। तो कैल्शियम हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा, गंधक और पोटेशियम, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? प्रश्न नंबर 52 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पौधा का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं होते हैं? तो ये चीड़ का पेड़ हो जाएगा, चीड़ का वृक्ष, ऑप्शन डी हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका होती है। तो पर्णहरित की भूमिका क्या होती है ये बताना है। तो ये प्रकाश का अवशोषण करना, इसका यही भूमिका है, ऑप्शन बी। 54 नंबर प्रश्न है कि मुगल पेंटिंग किसके शासनकाल में अपने चरम पर पहुंची? तो मुगल पेंटिंग जो जहांगीर के काल में अपने चरम पर थी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है कि राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्था कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्थान कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो ये हैदराबाद में हो जाएगा, ऑप्शन डी। 56 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का प्रकार नहीं है? तो कर्नाटक संगीत का प्रकार नहीं है, टप्पा हो जाएगा, ऑप्शन डी। 57 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सितार वादक से जुड़े नहीं है? तो सितार वादक से जुड़े हुए नहीं है वो बताना है। तो उस्ताद अली खान, ये नहीं हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं कि बौद्ध धर्म का स्थापना कब हुई थी? तो बौद्ध धर्म का स्थापना जो हुई थी वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है कि अनालेक्टस किसकी पवित्र पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कन्फ्यूशियस, ऑप्शन सी कन्फ्यूशियस की। 60 नंबर प्रश्न है कि भारत में अभी कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा, कुल 25 वर्तमान में अभी उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट है। 61 नंबर प्रश्न आप लोग खुद से कीजिए, इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पीठ कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का जो पीठ हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा जबलपुर में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने हिंदी यानी कि देवनागरी लिपि को भारत का राज्य भाषा के रूप में घोषित किया है?
तो ये अनुच्छेद 343 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 343। अब प्रश्न नंबर यहाँ से 64 है। 64 है, देखिए तमिलनाडु में क्या मनाते हैं ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो तमिलनाडु में क्या, देखिए इसको तमिलनाडु में हम लोग पोंगल हो जाएगा, यानी कि पहला का 4 हो जाएगा। एक मिनट, पहला का क्या हो जाएगा 4। ठीक है, पश्चिम बंगाल में क्या मनाते हैं, ठीक है, तो इसमें जो पश्चिम बंगाल में मनाया जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा डोल पूर्णिमा, हम लोग पश्चिम बंगाल में मनाते हैं, यानी कि इसका 5 हो जाएगा, तो 4 5, ऑप्शन तो डी ही हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 65 नंबर प्रश्न आप लोग खुद से कीजिए, अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम जरूर इसका सॉल्यूशन को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे। 66 नंबर प्रश्न है कि भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता उल्लेखित सालों में से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं कि सीवी रमन को रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में बिल्कुल ये सही है। सीवी रमन को 1930 में ये भी सही है। हरगोविंद खुराना जो थे इनको 1968 में ही मिला था, लेकिन मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र का महासभा का प्रथम नियामक सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो ये लंदन में हुआ था। ऑप्शन है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लंदन। 68 नंबर प्रश्न आप लोग खुद से कीजिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। 69 का राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाता है। 70 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि सन 1962 में भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो 1962 में किया गया था प्रथम भारी जल संयंत्र, ये कहाँ है, तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ये बड़ोदरा में था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि भारत के बीमारू राज्य जो है, बीमारू राज्यों में सबसे घना आबादी कौन है। तो बीमारू जो राज्य हैं दोस्तों, उसमें सबसे घना जो राज्य था वो हो जाएगा बिहार। बी आई से बीमारू का जान लीजिए अर्थ क्या होता है। बी आई से हो जाता है बिहार, ए में से मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान और यू से उत्तर प्रदेश। इसमें 4 राज्य आए थे। ठीक है, तो बीमारू में इसमें सबसे घना आबादी कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए बिहार। ठीक है, प्रश्न संख्या 72 देखते हैं कि ग्राम पंचायत के चुनाव हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं ये बताना है। तो पढ़ते हैं कि उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा नहीं, मुखिया मतदाता बिल्कुल नहीं होता है। तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। 73 क्या बोलता है, देखिए ग्राम सभा एक या एक से अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है। तो इस समिति का जो गठन हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो म्यांमार देश के साथ त्रिपुरा जो दोस्तों ये सीमा नहीं बनाता है, और त्रिपुरा जो है 3 ओर से बांग्लादेश से भी घिरा हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 75 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यमुना का सहायक नदी नहीं है। तो यमुना का सहायक नदी नहीं है ये बताना है। तो कौन नहीं है, तो ये रामगंगा जो है दोस्तों ये यमुना का सहायक नहीं है। ठीक है, अब आप लोग कमेंट में बताइए कि रामगंगा किस नदी की सहायक नदी है, क्योंकि बहुत ही चर्चित नदी में से यह है दोस्तों। ठीक है, तो रामगंगा किसकी सहायक नदी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। 76 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप नॉर्वे के अधीनस्थ में नहीं है। तो नॉर्वे के अधीनस्थ में इनमें से कौन नहीं हो जाएगा ये बताना है। तो प्यूटोरिक जो है दोस्तों ये नहीं हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 77 है कि सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संगठन का आधार क्या था। तो सोसाइटी ऑफ जीसस नामक जो संगठन था यह एक सैन्य आधार, इसका आधार क्या था, तो सैन्य था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है कि लुजोन की संधि का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है। तो लुजोन का जो संधि हो जाएगा वो हो जाएगा यूनान और तुर्की के बीच में। ऑप्शन है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे अम्ल वर्षा की घटना को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया था। तो अम्ल वर्षा की घटना को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया था। अम्ल वर्षा के बारे में बताते हैं, सिंपल ये बताइए। तो ये स्मिथ का ये जाता है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 80 है कि धर्मनिरपेक्षता प्रेरित करती है। तो धर्मनिरपेक्षता जो प्रेरित करती है वोट बैंक की राजनीति को प्रेरित करती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 है कि विवाह की उत्पत्ति किससे मानी जाती है। तो विवाह की जो उत्पत्ति है दोस्तों ये मानवीय इच्छाओं से मानी जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न 82 नंबर देखते हैं कि मर्दानी निम्नलिखित में से किस राज्य के परंपरागत युद्ध कौशल है। तो मर्दानी जो हो जाएगी वो महाराष्ट्र की है। याद रखिएगा मर्दानी कहाँ की हो जाएगी, महाराष्ट्र की। ऑप्शन डी। 83 नंबर प्रश्न अब करंट अफेयर्स का प्रश्न स्टार्ट होता है कि फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी के अधिकार किस देश ने जीता है। तो फीफा विश्व कप 2026 होगा, सॉरी 23 सब बोल दिए थे शायद, 2026 होगा, इसका मेजबानी कौन करेगा ये बताना है। तो अमेरिका करेगा, मैक्सिको करेगा और कनाडा करेगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84 देखते हैं कि BBC इंडिया स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2022 किसने जीता है। तो ये मीराबाई चानू ने जीता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा और ये लगातार उनका दूसरा जीत है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 85 देखते हैं कि एज गुड एज माई वर्ड नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो KM चंद्रशेखर हो जाएंगे, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 86 देखते हैं कि माई लाइफ एज अ कॉमरेड पुस्तक के आत्मकथा किनका है, किसकी आत्मकथा है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ये शैलीजा हो जाए, यानी के शैलीजा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है कि फरवरी 2023 में साइक्लोन गैब्रियल किस देश को प्रभावित किया। तो ये न्यूजीलैंड को प्रभावित किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर टिकली गांव हरियाणा में किसने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया है। टिकली गांव में किसने किया, इसका शुभारंभ ये बताना है। तो ये भूपेंद्र यादव जी ने किए हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न देखते हैं कि किस वर्ष तक पूरे भारत को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की गई है। तो ये 2025 तक कंप्लीट करने का इसका घोषणा हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2025। 90 नंबर प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने कितनी राशि की मंजूरी PM विश्वकर्मा स्कीम हेतु अगस्त 2023 में मंजूरी दी है। तो ये 13,000 करोड़ की मंजूरी दी है। ऑप्शन सी। 91 नंबर प्रश्न है कि विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में 75 kg वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये लवलीना बोरगोहन ने जीता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 92 नंबर प्रश्न क्या बोलता है कि 68वें हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो ये गंगूबाई काठियावाड़ी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 93 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2023-24 7 प्राथमिकताओं
प्राथमिकताएं शब्द योजना में क्या शामिल नहीं है, तो इसमें क्या शामिल नहीं है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो हेल्थ सेक्टर ऑप्शन बी जो है ये शामिल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, 94 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 26 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया 2 मिशन के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या है, जिसका नाम क्या है ये बताना है। तो LVM-3 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, तो ये भारत के ऑप्शन बी हो जाएगा और भारत देश को ये घोषित किया गया, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन डी 2023 को घोषित किया गया है। 96 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने पदोन्नति में विकलांग कर्मचारी हेतु 4% आरक्षण घोषणा किया है, तो ये किस राज्य में हाल फिलहाल में किया है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र को ये घोषित किया गया है। प्रश्न नंबर 97 है कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ब्रायन लारा के नाम वाले गेट का अनावरण किस खिलाड़ी के नाम पर किया गया है, तो ये महान सचिन तेंदुलकर के नाम पर किया गया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है कि सबाल्टन स्कूल ऑफ हिस्ट्री के जनक कौन थे, जिनका 29 अप्रैल 2023 को निधन हो गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रामचंद्र गुहा इसका जनक थे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, एक मिनट, इसका हो जाएगा रंजीत गुहा। ठीक है, 99 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 99 नंबर क्या बोलता है कि 2023 की अवधि हेतु नेस्कॉम के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, 2023-24 के लिए नेस्कॉम के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये अनंत माहेश्वरी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनंत माहेश्वरी। 100 नंबर प्रश्न है कि रियाद में आयोजित संतोष ट्रॉफी 2023 का फाइनल किसने जीता है, तो ये किसने जीता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, कर्नाटक ने जीता है। तो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइए। इसका हम आंसर भी आपको नीचे दे दिए हैं। ठीक है, अगर आप लोग को ये अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास भी इसे ज़रूर भेजिए। ठीक है, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर के जाइए और जाते जाते कमेंट में जय हिंद जरूर लिख के जाइए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।